इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एनएचएम एग्ज़ाम के टोटल 19 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, जिनके 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। बाकी में किसी में पोस्ट इंक्रीज के बाद रिजल्ट आएगा तो किसी का रिजल्ट आना बाकी है। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आपके 19 के 19 कैडर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और उनकी वैधता, यानी कि अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उसकी वैधता कब की होनी चाहिए, या अगर आपके पास जिन भी एग्ज़ाम में अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो वो कब का होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पदों में वृद्धि को लेकर ऑफिशियली संशोधित विज्ञप्ति जब भी जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े उसके बारे में भी बता दिया जाएगा, और रिजल्ट आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन सी रैंक वाले स्टूडेंट सेफ है और कौन सी रैंक वाले स्टूडेंट सेफ नहीं है, उसके बारे में भी रिजल्ट आने पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, फिर चाहे एनएचएम 2025 से जुड़ी कोई अपडेट हो या पिछले साल जो एनएचएम के 3 एग्जाम आयोजित हुए थे, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, उनसे जुड़ी कोई भी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है और आगे भी बताया जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज वो तैयार करने होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन यानी कि जब आपका डीवी होता है तो उसमें वही दस्तावेज आपके मान्य किए जाते हैं जिनका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया था। यानी कि जब आपने एनएचएम के कोई भी कैडर का फॉर्म फिल किया हो, चाहे वो एएनएम का हो, जीएनएम का हो, सीएचओ का हो, या कोई भी हो, ब्लॉक प्रोग्रामिंग का हो, या आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का हो, कोई भी एग्जाम का हो, अगर उसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो जो डाटा आपने लिखा है, फिर चाहे वो आपकी कैटेगरी को लेकर हो, डीओबी को लेकर हो, आपकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो, अनुभव सर्टिफिकेट को लेकर हो, कोई भी हो, जो जो आपने उसमें लिखा है, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर हो, यानी कि आप राजस्थान के स्थायी निवासी हैं या आप नॉन टीएसपी से हो या टीएसपी से, जो भी उल्लेख किया है उसी के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि डीवी के समय आपसे वही दस्तावेज ओरिजिनल भी मांगे जाएंगे और फोटोकॉपी सेट भी मांगे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं शैक्षणिक योग्यता में बात करता हूं कि कौन से कैडर की कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी कंपलसरी थी डीवी के लिए। अब जिनमें, यानी कि अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उस समय उन्होंने फॉर्म के अंदर अनुभव के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया, और अब अगर डीवी के समय वो अनुभव सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उनका शायद मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने फॉर्म फिल करते समय कोई दस्तावेज नहीं बताया है और डीवी के समय अगर वो दस्तावेज बता रहे हो तो वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन से दस्तावेज की वैलिडिटी है वो कब तक की होनी चाहिए, चाहे वो आपके जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, या मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर हो, या अन्य खेल प्रमाण पत्र को लेकर हो, या किसी को विशिष्ट दिव्यांगजन स्टूडेंट है तो उन्हें फिर उनकी कैटेगरी का प्रमाण पत्र हो, कोई भी प्रमाण पत्र, चाहे वो अनुभव सर्टिफिकेट का भी क्यों ना हो। सबसे पहले सीएचओ एग्जाम के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सीएचओ एग्जाम के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो यहाँ पर दे रखी है उन्हीं में से, और उसके अलावा आरएनसी का सर्टिफिकेट या फिर बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। इसके बाद आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में भी आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी और उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जीएनएम की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आरएनसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो यहाँ आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, इन्हीं में से आपके पास एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आपने फॉर्म फिल किया था, आपको मालूम है उसमें आपने कौन सी शैक्षणिक योग्यता रखी थी, और मिनिमम एक्सपीरियंस भी है वो 2 साल का कम से कम आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आरएससीआईटी कोर्स भी होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनका भी एग्जाम था वो भी एक बार स्टूडेंट ये लाइन देख लीजिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए जो यहाँ उल्लेख किया गया है। और संविदा कार्यक्रम, इस तरह से मतलब कि एग्जाम की जो शैक्षणिक योग्यता है ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, और आपने फॉर्म फिल किया तो शैक्षणिक योग्यता देख के ही फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको मालूम है कि हमने शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या लिखा है। फिलहाल मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या क्या चीज़ वो पूछी जाएंगी वहाँ पर, यानी कि आपको कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे, और जिन दस्तावेज में वैलिडिटी की बात करें तो उनकी वैलिडिटी है वो कब तक की होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।
अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 19 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, चाहे आप कोई भी कैडर का एग्जाम दे रहे हो, एक बार शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, जिनमें अनुभव सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो आपको अनुभव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया लेकिन अनुभव सर्टिफिकेट का उल्लेख नहीं किया और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर दिया, उनके पास अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उसमें योग्यता मांगी जा रही है अनुभव सर्टिफिकेट, और आप नहीं दिखाओगे डीवी के समय, तो आपकी पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। आपको एक चांस दिया जाएगा, यानी कि आप देखते होंगे कि जब भी किसी भी स्टूडेंट का डीवी होता है, एक बार डीवी कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट की वापस से लिस्ट निकाली जाती है, उन कैंडिडेट की जो कैंडिडेट एक तो एब्सेंट रहे हैं और जिनके कुछ दस्तावेज में कमी पाई गई है, उन्हें फिर से बुलाया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपकी पात्रता क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। इसलिए अगर आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट है तो ये अपना डीवी कराए। जिन एग्जाम के लिए अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है, एग्जाम में मांगा जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान में सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ 10th क्लास की मार्कशीट और अंक तालिका। आप देखते होंगे 10th क्लास की कई बोर्ड द्वारा अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं और कई अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है। अब आप अपनी 10th की मार्कशीट देख लो, उसके ऊपर अगर लिखा हुआ अंक तालिका एंड प्रमाण पत्र, इसका मतलब आपका प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक ही चीज़ है। और किसी किसी के अंक तालिका लिखी होती है, यानी कि उनके अलग अलग होते हैं, प्रमाण पत्र भी अलग होता है, अंक तालिका भी अलग होती है। तो ये दोनों चीज़ दिखानी होती है, जिनके एक होती है तो वो एक ही दिखानी होती है, जिनके अलग अलग है तो फिर उन्हें दोनों दिखानी होती है। क्योंकि अंक तालिका से आपके 10th के मार्क जो है वो नंबर डिसाइड होते हैं और प्रमाण पत्र से आपके डेट ऑफ बर्थ है वो डिसाइड होती है। इसी तरह आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 12th क्लास के लिए भी आपको अंक तालिका और प्रमाण पत्र दिखाना होता है। अंक तालिका और प्रमाण पत्र जिनके एक ही है तो उन्हें वो एक ही मार्कशीट दिखानी होती है, जिनके अलग अलग है तो उन्हें फिर वो दोनों दिखानी होती है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, ऊपर जिनकी जो कैडर की शैक्षणिक योग्यता है उनके सभी सेमेस्टर की, यानी कि ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है तो वहाँ आपको ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर, चाहे आपके 6 सेमेस्टर हो या 8 सेमेस्टर हो या 4 सेमेस्टर हो, सभी सेमेस्टर के अंक तालिका और डिग्री आपको दिखानी होती है। और अंक तालिका भी आपके क्रम में वाइज होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से। अगर 4 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर है तो 1 2 3 4 5 6, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपके अंक तालिका भी सजाई होनी चाहिए और उनकी आपको डिग्री भी दिखानी होती है। इसके अलावा आपको चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी दिखाना होता है। चरित्र प्रमाण पत्र 3 टाइप के होते हैं, 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होते हैं और एक आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसमें भी कम से कम अच्छा होने का उल्लेख किया होना कंपलसरी है। इसके अलावा अन्य खेल योग्यता जो कि खेल, अगर कोई खेल कोटे से अपना कैटेगरी से अपना फ़ायदा लेना चाहता है तो उन्हें फिर खेल प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और ये प्रमाण पत्र जो है अनुभव वाले हुए, खेल प्रमाण पत्र हुए, ये आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि थी उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं अन्य प्रमाण पत्र, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ। जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों की, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी वैधता कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है, अगर 2006 से पहले जो विवाहित है वो फिर क्या करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से 1 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22/8/2024 द्वारा पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन की कार्रवाई संबंधी विभाग द्वारा की जाएगी। स्टूडेंट की पात्रता के संबंध में समुचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाएगा। आपको मालूम होगा कार्मिक विभाग ने 22 अगस्त 2024 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया अब आगामी परीक्षाओं के लिए डीवी का जो काम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है, दस्तावेज सत्यापन का काम है, वो उस परीक्षा से संबंधित विभाग ही करवाएगा, ना तो बोर्ड कराएगा ना आयोग करवाएगा। उस परीक्षा से संबंधित जो विभाग है वही करवाएगा। अब ये विभाग पर डिपेंड करेगा कि विभाग 1.5 गुना को शामिल करे या 2 गुना को, ये तो विभाग पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो डीवी का काम है वो संबंधित विभाग ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डाटा फिल किया है वही डाटा आपके स्वीकार किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ऐसी डिग्री दिखा रहे हो या आप ऐसा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखा रहे हो जिसका उल्लेख आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय नहीं किया, तो वो आपका स्वीकार या मान्य नहीं किया जाएगा।
तो ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था एनएचएम के 19 एग्जाम का, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं, स्टूडेंट को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत स्टूडेंट के नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र, यानी कि आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और स्टूडेंट के जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो नियम के अनुसार नियुक्ति हेतु पात्र हैं, तभी आपको अपनी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है, आरक्षित पदों हेतु स्टूडेंट को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि आपको अपनी कैटेगरी, फिर चाहे वो आपकी ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या एमबीसी कैटेगरी हो, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, उस कैटेगरी में अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको 2 प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। एक तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा और एक आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाने का मकसद ये है, इससे प्रूफ होगा कि आप राजस्थान के निवासी हो, और जाति प्रमाण पत्र दिखाने से ये प्रूफ होगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी कैटेगरी है उसका आपको प्रूफ मिलेगा। अब मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ये एक बार बनता है, उसके बाद लाइफ टाइम वैलिड रहता है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र में किसी किसी कैटेगरी में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष का लाभ तभी देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो। स्टूडेंट के उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु स्टूडेंट की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। फिर आगे इसमें संशोधन किया गया है 17 अक्टूबर 2022 को, जिसमें लिखा हुआ है यदि किसी कारणों से स्टूडेंट द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे स्टूडेंट से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है और वो आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधी वर्ग की पात्रता रखता था। यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति है वो निरस्त की जा सकेगी। यानी कि आप अगर कोई प्रमाण पत्र, पहले ये रूल था कि आपका जो भी प्रमाण पत्र है उसकी जो वैधता कब की होनी चाहिए, वैलिडिटी आपके फॉर्म की जो अंतिम तिथि है उससे पहले की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं सक्षम प्राधिकार जारी प्रमाण पत्र है वो आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। अब अगर किसी कारण से आपके फॉर्म की अंतिम तिथि के बाद का बना हुआ हो तो इसमें भी अब रूल में थोड़ा संशोधन कर दिया गया है, तो अभी आपका वैलिड मान लिया जाएगा। बस आपको इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवाना होगा और उसमें ये लिखना होगा, कबूल करना होगा कि फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उस समय भी आप उसी संबंधित वर्ग की पात्रता रखते थे और अगर ये सूचना गलत पाई गई तो आपकी नियुक्ति भी निरस्त की जा सकेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, वैलिडिटी के बारे में, यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए, उसकी वैधता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। जाति प्रमाण के बारे में 1 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि अगर आपकी कैटेगरी अनुसूचित जाति है यानी कि एससी कैटेगरी है या अनुसूचित जनजाति है एसटी कैटेगरी है तब तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार अगर बना हुआ है तो वो जीवन पर्यंत आपका चल जाएगा, उसकी कोई लास्ट पीरियड नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तब आपका 1 साल की वैलिडिटी का माना जाता है। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया हो तो आप शपथ पत्र के माध्यम से उसी सर्टिफिकेट को काम में ले सकते हैं और ऐसा भी अधिकतम 3 साल तक कर सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया फिर आपको नया बनवाना होगा। अगले पॉइंट में आप देख सकते लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को भी मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, जो कि अभी मैंने आपसे बात की है वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एक पॉइंट आपके यहाँ देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग
और अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास, आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास, आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पिता के नाम, पिता के निवास और पिता के आय के आधार पर जारी किया हुआ हुई माना जाएगा। अगर किसी महिला के पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है या उनके निवास, उनके आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नियम के अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ होगा। यानी कि सिर्फ ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी वालों को ही नहीं, एससी, एसटी और शहरी आदिम जाति वालों को ही अगर उनका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दिखाना है तो वो वैलिड वही माना जाएगा जो उनके पिता के नाम और नियम और निवास के आधार, उनके आय के आधार पर जारी किया हुआ प्रमाण पत्र ही आपके लिए मान्य होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को जारी किए गए इनकम सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक कितने 6/5/2022 के द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के बारे में भी इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है और वो अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है और अब भी आप उसी कैटेगरी में आ रहे हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आ रहे हो, तो आप वही इनकम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं शपथ पत्र के माध्यम से, और ऐसा आप अधिकतम 3 साल तक के लिए कर सकते हो। उसके बाद आपको नया बनाना होगा। 10 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की है, वैवाहिक स्थिति फिल की है, अगर कोई कैटेगरी परित्यक्ता के है या कोई भूतपूर्व सैनिक का है या कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है, तो उन सभी को उनके जो दस्तावेज है वो ओरिजिनल प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। अब जो भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट है उनके बारे में लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर होगा। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें जो एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि तक थी उस तिथि से पहले का सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटि के पदों का लाभ दे होगा। यानी कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उन्हें उन कैटेगरी का अगर बेनिफिट चाहिए तो उन्हें खेल प्रमाण पत्र है वो एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि तक का बना होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, तभी उसे उन कैटेगरी का लाभ दे होगा। अगला पॉइंट है विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पति के नाम से जारी मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि कोई विधवा श्रेणी की महिला अगर फॉर्म फिल कर रही है तो उन्हें उस कैटेगरी का लाभ तभी दे होगा जब वो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और इसके अलावा पति के नाम से लिंक किया हुआ ऐसा दस्तावेज, चाहे वो फिर कोई भी हो, विवाह प्रमाण पत्र दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ या मतदाता पहचान पत्र दिखाओ या पति के नाम से जारी कोई मूल निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, इन्हीं में से कोई एक दस्तावेज आपको दिखाना ही होगा, तभी आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला स्टूडेंट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिग्री प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा। परित्यक्ता श्रेणी के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फॉर्म की अंतिम तिथि तक थी उस तिथि तक आवेदन करने वाली महिला स्टूडेंट को विच्छेद की डिग्री या आदेश प्रस्तुत करने पर श्रेणी का लाभ होगा। राज्य की सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया, अतः संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है। यानी कि आपको मालूम है 22/5/2006 से मैरिज सर्टिफिकेट भी बन रहे, तो फिर राज्य की सेवा में नियुक्ति हेतु आपको मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमारा विवाह 2006 से पहले हुआ, हम मैरिज सर्टिफिकेट कैसे दिखाएं, पहले तो बनते नहीं थे। तो उन्हें जब डीवी होगा तो उनके पास एक फॉर्मेट आ जाएगा
मैरिज सर्टिफिकेट का, तो वो फॉर्मेट में आपको सब कुछ डाटा लिखना है और वहाँ डीवी के समय आपको बताना होगा। विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जो यानी कि मैरिड महिलाएं हैं उन्हें फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। और जब विभाग द्वारा भी आपका जारी हो जाएगा कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, उनके फॉर्मेट क्या क्या होने चाहिए, तभी मैं आपको जिन जिन विभाग की ओर से जिन जिन कैडर की सूचना आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथासमय प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा होने का उल्लेख होना आवश्यक है। स्टूडेंट को 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने अनिवार्य है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि 3 आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिनमें से 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का होना चाहिए। आगे है स्टूडेंट को अब एक बार चयन हो जाती है, आपकी नियुक्ति हो जाती है, उस समय आपका पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र दिखाना होता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाना होता है, वो उस समय चाहिए होते हैं। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज। बाकी इसके अलावा और भी चाहिए होते हैं, जैसे कि हस्तलिपि नमूना हुआ है, या आप धूम्रपान नहीं करते हो, उसके फॉर्मेट आपको मिलते रहेंगे। जब डीवी की लिस्ट आ जाएगी तब आपको, यानी कि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद विभाग द्वारा डीवी की सूचना आ जाएगी तो उसमें आपको फॉर्मेट भी साथ में मिल जाएंगे। हस्तलिपि वाला तो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आपने OTR में भी लिखा था, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, दोनों आपको लिखना होता है और फिर आपको अपने दोनों साइन करने होते हैं। इसके अलावा धूम्रपान को लेकर हो या फिर आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो, सभी आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।